चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए उनको एक बार मैसेज कर दो कि ज्वाइन हो जाएं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था, बट अब सॉल्व हो गया है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि यूनिट सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटेड यूनिट सेल और फेस सेंटेड यूनिट सेल। अब इन्हीं के अभी तक हमने सिर्फ जो चीजें देखी थी उसको एक बार देखते हैं कि हमने ये देख लिया था यूनिट सेल के अंदर। आवाज आ रही सभी को? स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रही है सभी को? कोई भी एक लोग बता दो। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? एक। ठीक है, एक होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितनी होते हैं? टोटल एक ही होता है। एक होने का रीजन क्या होता है कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं उनके अंदर यदि हम किसी क्यूब को बनाते हैं या किसी क्यूब के बारे में देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि इनके कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। और जो सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं यानी सरल घनीय जालक होते हैं, तो जो सरल घनीय इकाई कोशिका या सरल घनीय जालक होते हैं, तो इनके अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे, ये कॉर्नर्स पे। और तुम्हें ये भी बताया था कि कॉर्नर्स पे मिला के टोटल कितने एटम्स होते हैं? इनके पास 8 एटम्स होते हैं। कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 8। बट यूनिट सेल कभी भी अकेला नहीं होता, उसको सराउंड करने वाले यूनिट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा था कि जो हमारा यूनिट सेल है, ये हमारा यूनिट सेल कितने यूनिट सेल से कब सराउंडेड होता है? 8 से। ये मतलब 7 से सराउंडेड होता है। और मेरे जो यूनिट सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको मिला लें तो 8 हो जाते थे। तो इसलिए कोई भी पॉइंट पर, किसी भी कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है वो सभी के साथ बढ़ता है। तो क्योंकि हमारा यूनिट सेल कितने लोगों के कांटेक्ट में है? 7 लोगों के, और खुद को मिला लें 8 है। तो जब एक कॉर्नर पर एक एटम है तो इस एटम को यदि हम बांटने जाते थे तो 8 लोगों में बांटते थे, तो 1/8। 1/8 पार्ट यहाँ पे मिलता था। इसी तरीके से मुझे 1/8 पार्ट कितने कॉर्नर्स पे मिलेगा? 8 कॉर्नर्स पे मिलेगा। बाकी तो टोटल कॉर्नर्स मेरे पास 8 हैं, और हर कॉर्नर से मुझे 1/8 ही क्या मिलता था? 1/8 ही एटम्स मिलते थे। तो जब 8 कॉर्नर के एटम में मिला लेता हूँ तब जाके मुझे कितने टोटल मिल जाते थे? 1 मिल जाते थे। और क्यों इसके सिंपल यूनिट सेल यानी सरल इकाई कोशिका के सेंटर पर कोई एटम नहीं होता, और फेस पर भी कोई एटम नहीं होता। ये हमने देखा था। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा था, सेकंड सेकंड क्या था? बॉडी सेंटेड क्यूबिक सेल, यानी कि अंतः केंद्रीय घनीय कोशिका। तो अंतः केंद्रीय जो घनी कोशिका होती है उसके अंदर कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं एटम। कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पर होते थे? सेंटर पे भी होते थे। तो कॉर्नर्स पे तो वही चीज होगा, जब भी कॉर्नर्स पे मैं एटम की बात करूंगा तो उसकी शेयरिंग 1/8 होगी। और किसी भी सेल के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यदि एक कॉर्नर पे मुझे 1/8 की शेयरिंग करनी पड़ रही है तो ऐसे 8 एटम है। 8 एटम, 8 कोने मेरे पास। तो 8 का इंटू करूंगा तो कितने मिल जाएंगे? एक। और एक सेंटर पे होगा। सेंटर पे किसी के साथ शेयरिंग नहीं होती, तो एक जो है वो कंप्लीटली किसका है? बीसीसी का है। और यहाँ पर फेस पे नहीं होता। तो कुल बात करें तो कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। इसी तरीके से फेस सेंटर्ड की हम बात कर रहे थे, तो फेस सेंटर्ड में हमने क्या देखा था कि इसके कॉर्नर, कॉर्नर पे तो इसके भी हुई है। 1/8 की शेयरिंग होगी कॉर्नर पे। और कितने कॉर्नर है? 8। तो आठों को मिला दें तो 8 से इंटू करना पड़ेगा आपको, तो कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटर पे नहीं होता क्योंकि इसका नाम है फेस। तो फेस से याद रखना कि फेस पे होगा। और बॉडी सेंटर्ड, सेंटर्ड से याद रखना सेंटर पे होगा। बॉडी किसके सेंटर पे? बॉडी के सेंटर पे। तो इसमें सेंटर में किसमें होगा? बॉडी सेंटर्ड में। और एफसीसी जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसमें फलक पे होगा, फेस पे होगा। फेस मतलब फलक, और बॉडी सेंटर मतलब अंतः केंद्र। और जो सिंपल है तो सिंपल मतलब समझ लेना यार, यार इस कॉर्नर पे रहेगा, बाकी कहीं नहीं रहेगा।
बट बॉडी और एफसीसी में कॉर्नर के साथ साथ एफसीसी में फलक पे होगा, और इसमें बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पे होगा। तो एफसीसी में क्या होता था कि यदि हम कॉर्नर पे तो वही एक एटम मिलेंगे मुझे, क्योंकि 1/8 के शेयरिंग इंटू 8। लेकिन जो फेस है, तो फेस कितनी होती थी, 6। और फेस पर हमने देखा था कि शेयरिंग कितनी होती थी, 1/2। तो यदि 1/2 यानी हाफ शेयरिंग है एक फलक पे, तो मुझे 6 फलक दिखती हैं किसी भी क्यूब के अंदर, किसी भी यूनिट सेल के अंदर। तो टोटल जो मुझे एटम मिल जाता है फलक पे, वो कितना मिल जाता है, 3। तो टोटल 3 और एक तो कॉर्नर पे मिल गया, तो टोटल कितने मिल गए, 4। तो ये देखो, आपको इतना याद रखना है कि जो एससीसी है, ठीक है, जो एससीसी है, एससीसी के अंदर एक एटम होता है, बीसीसी के अंदर 2 एटम होता है, और जो एफसीसी है हमारा, एफसीसी के अंदर 4 एटम हमको देखने को मिलते हैं। बस इतना याद रखना है। ये याद रहा कि कैसे 4 हुए, कैसे 2 हुए और कैसे 1 हुआ, बहुत अच्छी बात है। और याद नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, बस तुमको इतना याद रखना है कि 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो कभी भी जब आप यूनिट सेल की इमेज बनाना ना, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले तुम कभी भी, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आगे भी मैं पढ़ाने वाला हूँ और भी चीजें हैं, जैसे एस सी ऐसे बनाना है, पहले एस सी सी फिर बी सी सी फिर एफ सी सी। जब भी तुम यूनिट सेल बनाओगे तो पहले एस सी सी बोलना, फिर बी सी सी फिर एफ सी सी, और फिर ऐसे बोल देना। ठीक है, इनकी जितनी वैल्यूज हैं जो भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो ऐसे याद रखना, एस सी सी 1 2 4, 1 2 का 4। ठीक है, अपन सॉन्ग वगैरह देखते ना, अभी कुछ मूवी या गाना था कोई सॉन्ग जिसमें 1 2 का 4 बोलते, तो याद रखना 1 2 का 4। तो ये याद रखना, आप एस सी सी बी सी सी एफ सी सी लाइन से जमाना, 1 2 का 4। तो 1 2 का 4 से आपको याद रहेगा कि एस सी सी में 1 होगा, बॉडी सेंटेड में 2 होगा, और एफ सी सी में 4 होगा। ये याद करने के लिए है, यदि आपको ये चीजें याद नहीं रहती कि कैसे 1 कैसे हुआ, 2 कैसे हुआ, 4 कैसे हुआ, यानी जो इमेजिनेशन पर इसका 3D डायग्राम है जिससे मैंने इसको समझाया था, यदि आप उसको 3D में इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि कैसे 1/8 हो रहा है, कैसे 1/3 2 हो रहा है, कैसे एटम 2 आए 4 आए, तो ये सब चीजें यदि आपको क्लियर नहीं है, तो आप सीधे याद रखो 1 2 का 4। क्लियर है, चलिए। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक ओपन, इसी के लास्ट पॉइंट देखो, इस लास्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम एक्यूपाइड द पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ऐसी टेबल बनाई है जिसके थ्रू मैं पूरा सिंपल यूनिट, जितने भी यूनिट सेल हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ सकता हूं। तो इसको भी छोड़ के आगे चलते हैं। देखो, एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। अब सब लोग थोड़ा सा एक्टिव रहे, क्योंकि एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल एक ऐसा टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं है, अपन जो पढ़ रहे हैं वही है यूनिट सेल के बारे में, बट ये मैंने एक टेबल बनाई है। बुक वगैरह में टेबल मिलती है छोटी छोटी, किसी में नंबर ऑफ एटम की बात करिए, किसी में पैकिंग की बात करिए, किसी में एटॉमिक रेडियस की बात करिए। एक साथ कभी भी इतनी बड़ी टेबल बुक में नहीं दी है जिसमें एक साथ सारे इंफॉर्मेशन यूनिट सेल के बारे में हो, ऐसी कोई टेबल नहीं है। तो एक्चुअली लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई है, और इस टेबल से पूरे यूनिट सेल के बारे में सारी डिटेल जितनी एग्जाम में आती है उतना हम यहाँ से याद करने वाले हैं। और थोड़ा सा एक्टिव इसलिए रहना क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, तो वहाँ के जो 50% क्वेश्चन है, यानी जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, मैक्सिमम टाइम उसके क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल यानी यूनिट सेल के बारे में ही होते हैं। और यूनिट सेल के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको जनरली क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्लियर याद नहीं रहता कि किसके अंदर क्या होने वाला है। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको सुनना है, फिर मैं इसको प्रूव करके भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भैया को पता नहीं है तो इसलिए उन्होंने हमें रटा दिया है। ठीक है, अभी मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये टेबल रटनी है। ये टेबल यदि आपके दिमाग में रटनी नहीं है, बिल्कुल छाप देनी है। यदि दिमाग में ये टेबल छप गई तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले। लेकिन इसको मैं टेबल एक बनाई कैसे मैंने, वो भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, टेबल इजी है। और इसको जो मैं समझाने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे हुआ है, पूरी प्रोसेस बताऊंगा, पूरा डेरिवेशन बताऊंगा, तो आप समझ जाओगे कि अरे यार रहने दो, हम तो टेबल से खुश हैं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो टेबल से सोल्व होगा, वहां डेरिवेशन करने का वैसे भी टाइम नहीं होता। 1 मिनट में एक ऑब्जेक्टिव करना होता है, चाहे बोर्ड हो चाहे तुम्हारे मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो 1 मिनट में एक ऑब्जेक्टिव करना है, तो आप डेरिवेशन नहीं कर सकते कि ये वैल्यू आई कैसे। फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि वैल्यूज मैं कहाँ से लेके आया हूँ। ओके,
ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज मैं बोलूंगा बस आप उसको ही नोटिस करेंगे, ठीक है, बाकी चीजों को भी भूल जाएंगे कि क्या कहना है, अपना दिमाग थोड़ा सा कम लगाएंगे। आइए, तो हमने एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के बारे में हम कुछ चीजें एनालिसिस कर रहे हैं कि यूनिट सेल में क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी इकाई कोशिका के प्रकार, ठीक है, इकाई कोशिका के प्रकार, हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई कोशिका के प्रकार। तो इकाई कोशिका हमें कितनी देखने को मिली है, 3 देखने को मिली। फर्स्ट इज ए सिंपल क्यूबिक सेल यानी एससीसी। दूसरी यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा जिसका नाम है बीसीसी। और तीसरी यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा है, उसका नाम है एफसीसी। क्लियर है? अब देखो सेकेंड, अब इन पॉइंट, इनके बारे में पॉइंट्स क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यानी इकाई कोशिका में, इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यानी इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या। तो इकाई इकाई कोशिका में कितने परमाणु प्रेजेंट है, कितने परमाणु आपको देखने को मिलते हैं। तो इस सीसी की यदि हम बात करें, यदि वो इस सीसी है तो हमें कितने एटम मिलते हैं, एक। और एक कैसे आया, आपको पता है कि हर कॉर्नर पे 1/8 का पार्टिसिपेशन होता है। ऐसे हमारे पास 8 कॉर्नर थे तो इंटू किया तो एक आ गया। ठीक है, ये पढ़ के आए हो आप। अब इसको याद, या तो आप डायरेक्ट बोलो कि एक है, या फिर दिमाग में लेके आओ कि एक कैसे हुआ। किसी भी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए एक है। ठीक है, 1 2 का 4 बताया था, तो 1 इसमें है, 2 इसमें है, और 4 इसमें है। तो अभी ये कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ इस टेबल में, ये वही फिगर्स हैं, या ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी हम एससीसी बीसीसी एफसीसी के बारे में पढ़ के आए हैं। उसी तरीके से बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम होते थे वो 2 होते थे। कैसे, एक कॉर्नर पे मिलता था और एक कहाँ पे मिलता था, सेंटर पे। सेंटर पे कोई शेयरिंग नहीं होती थी, डायरेक्ट एक मिलता था। कॉर्नर पे एक कैसे मिलता था, तो सेम चीज ऐसे ही मिलता था जैसे ऊपर मिला है, कि कॉर्नर पे क्या होता था, 1/8 की शेयरिंग होती थी, तो इंटू 8, 8 कॉर्नर होते थे तो इंटू करते थे, हमें एक एटम मिल जाता था। तो जैसे ऊपर हमने देखा वैसे ही इसी तरीके से एफसीसी में 4 कैसे हुए, तो इसमें 4 एक को मिलता था हमको कॉर्नर से, और 3 कहाँ से मिलता था, फेस से। तो इस तरीके से फलक में 3 मिलते थे और कॉर्नर्स पे एक मिलता था। इनको जब आप काउंट करते हो, टोटल करते हो, तो एटम की संख्या कितनी हो जाती थी, 4। तो इस तरीके से टेबल का एक रो आपको याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, समन्वय संख्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो एक तो पहले आप समझो, मैं समझा देता हूँ, फिर इसको याद करवाने की कोशिश करूंगा। इधर आओ, देखो मैं एक यूनिट सेल बनाता हूँ, वापस से वही चीज, दिस इज ए यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल बना रहा हूँ, ये यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल के अंदर हम किसी एक पॉइंट को देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, मतलब पॉइंट मतलब को एटम, यहाँ पर कोई एक एटम रखा है मैंने, तुम्हें पता है 8 एटम होते हैं, और मैं किसी भी पॉइंट को लेके देखता हूँ। तो समन्वय संख्या जो होती है, ये कोऑर्डिनेशन जो नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीएन लिखता हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, नियरेस्ट, नियरेस्ट नेबरिंग, नियरेस्ट नेबरिंग एटम होते हैं। क्या होते हैं, नियरेस्ट नेबरिंग एटम, याद रखो। नियरेस्ट मतलब सबसे पास, नेबरिंग यानी पड़ोसी, एटम यानी परमाणु। तो जो इस एटम के पड़ोसी हैं, चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो बाकी तो आपको याद करना कि नंबर कितने होते हैं बस। बट आपको याद है कि समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है। समन्वय संख्या का मतलब ऐसे समझो कि आपका घर है, ठीक है। अब आपके घर के आसपास बहुत लोग, मान लो ये आपका घर है, आपके घर के आसपास बहुत लोग हैं, बहुत घर हैं, चारों तरफ घर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी घर होंगे ऐसे। मान लो बहुत, आपकी कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो, जब मैं पड़ोसियों की बात करता हूँ तो ये सब आपके पड़ोसी हैं, इतने जितने भी मैंने बनाए सब आपके क्या है, पड़ोसी हैं।
बट मैं क्या बोल रहा हूँ, नियरेस्ट नेबर नेबर, यानी सबसे पास वाले पड़ोसी। सबसे पास वाले पड़ोसी इनको कहते हैं जो आपको टच कर रहे हो, आपके घर के संपर्क में हो। तो आपके घर के संपर्क में कौन है, ये देखो टच कर रहा है, ये आपके घर को टच कर रहा है, ये आपके घर को टच कर रहा है, ये आपके घर को टच कर रहा है, और ये आपको घर के टच कर रहा है। बाकी ये जो साइड में है, ये साइड वाले हैं, ये आपको घर के डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, कि समझो तो आपको टच नहीं कर रहे हैं, ये आपसे दूर हैं। आपको टच करने वाले जो पड़ोसियों को हैं, जो घर के बिल्कुल, आपके घर के बिल्कुल चारों तरफ है, यानी आपका घर उनके घर के संपर्क में है, तो उनको हम कहेंगे क्या, नियरेस्ट नेबरिंग एटम। और ऐसे नियरेस्ट नेबरिंग एटम को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक क्या है, संख्या है। समन्वय संख्या क्या होती है, कि वह संख्या, ठीक है, जो आपके एटम को चारों तरफ से टच कर रही हो, या चारों तरफ से आपके एटम के संपर्क में हो, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। एग्जाम्पल के लिए बताया कि आपके घर को जो डायरेक्ट टच करता हो, ठीक है, ऐसे पड़ोसी जो, ध्यान रखना, इसका मतलब मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे पड़ोसी जो आपको टच करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपकी। यदि आपके घर को 4 लोग टच कर रहे हैं तो 4 आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। यदि आपके घर को 6 लोग टच कर रहे हैं तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। यदि आपके घर को 2 ही लोग टच कर रहे हैं तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 समन्वय संख्या है। भले आपके पड़ोसी में 1000 हो, लेकिन जो आपको टच करे वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। आपके ये नहीं कह रहे यार हमारे घर के बगल में एक और घर है, वो भी तो हमारे पड़ोसी है। तो पड़ोसी हैं, लेकिन नियरेस्ट पड़ोसी नहीं है। और जो पड़ोसी हैं उनको हमें ध्यान रखना, जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनको एटॉमिक में सीएन कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कह रहा हूँ। जो नियरेस्ट पड़ोसी हैं उनको कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। उनको क्या कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरीके से इस एटम में, ठीक है, इसी तरीके से जो एटम मैंने यहाँ बनाया, इसके सबसे पास क्या होगा, एक यहाँ पर एटम होगा। अब तुमको लग रहा है कैसे बोल रहे हो, तो कांटेक्ट में नहीं है, दूर है। तो आओ इधर देखो, ये जो एटम मैं बनाता हूँ ना छोटा छोटा, ये आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बनाता हूँ। एक्चुअली एटम इस तरीके से बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं ऐसे, और ये एटम क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं इस तरीके से। ठीक है, भरोसा नहीं, डायग्राम दिखाता हूँ, आओ। ये देखो, यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, इसको देख लो इस स्थिति में, ये आपको एक एटम यहाँ दिख रहा है ये, ठीक है। अब मैं इस एटम से कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, तो इस एटम से कितने लोग कांटेक्ट में है, देखो इसके कांटेक्ट में ये नहीं है, दिख रहा आपको ये आपको नहीं दिख रहा कांटेक्ट में, ये भी कांटेक्ट में है। ये आपको दिख रहा होगा, ये भी कांटेक्ट में है। इसी तरीके से ये कांटेक्ट में है, इसी तरीके से नीचे वाला कांटेक्ट में है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गए, और एक यहाँ पे कांटेक्ट में होगा इधर। तो टोटल इस एटम को, इसको जो मिलाना नहीं है, उसको कितने लोग टच कर रहे हैं वो देखना है। तो उसको कितने लोग टच करते हैं, ये जो एचसीसी है, तो उसको टच करने वाले एटम कितने होते हैं, 6। कितने पड़ोसी उसको टच करते हैं, 6 करते हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। तो आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर याद करनी है। मैंने आपको इसलिए बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर होती क्या है वो समझाया। कोऑर्डिनेशन नंबर उसको कहते हैं जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, यानी आपके ऐसे पड़ोसी होने चाहिए जो आपको टच करते हो, आपके संपर्क में हो। टच करने का मतलब ये नहीं कि बातों से टच कर रहे हैं, आपके घर को टच करते हैं, यानी आपके घर की दीवार से उनकी घर की दीवार लगी हुई है। आई बात समझ में। इसी तरीके से यदि आप कहीं खड़े हो गए, ठीक है, भीड़ भाड़ में, और भीड़ में चारों तरफ से आपको किसी लोगों ने कवर कर लिया, तो जो आपको टच कर रहे हैं ना, वो क्या होंगे, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। बाकी भीड़ में तो और बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में भीड़ में होते हैं, लेकिन जो आपको टच करे वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जो एचसीसी है उसमें कितने लोग टच करते हैं, 6। यानी लोग मतलब यहाँ पे एटम है, कि कितने एटम टच करते हैं, 6, इसलिए एचसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। इसी तरीके से बीसीसी में कितने करते हैं, 8, तो बीसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। और एफसीसी में कितने लोग टच करते हैं, 12, तो एफसीसी की कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, 12। अब इसको याद कर लो, क्यों, समझने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, तो समझने के लिए एक तो दिखा दूंगा, बाकी एफसीसी वगैरह तो और ज्यादा थ्री में होते हैं। एससीसी को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एटम कॉर्नर पर है बस, ठीक है। तो देखो, इसमें एटम की मैं बात कर रहा था यहाँ पे बना के, तो जो ये एटम है वो 6 कैसे हुआ, तो देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर।
इसको यहां से आप जाओगे तो एक एटम यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो बड़ा होगा और इसको टच कर रहा होगा। इसी तरीके से इसके बाद एक एटम कहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर देखो, उसकी लाइन से एक यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरीके से 3 देखने को मिले। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये तो नहीं है क्या, ये वाला भी तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने पास वाला बोला, इसको 2 बार आगे बढ़ना। ये देखो जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट ऐसे आए, डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर रहा है डायरेक्ट यहाँ, लेकिन इसको जाओगे तो एक पॉइंट आ जाता है और उस पॉइंट के बाद और दूसरा पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट हो गया, क्योंकि ये बहुत दूर हो गया। हमने क्या बोला, जो सबसे पास हो, तो सबसे पास वाले यही होते हैं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए, सिर्फ ए है। लेकिन इसकी डिस्टेंस ए से ज्यादा हो गई, 2a हो गई, क्योंकि एक ही यहाँ पे ज्वाइन हो गया, एक यहाँ पे, तो टोटल 2a हो गया। तो ये नहीं होगा, ए वाले होंगे तो 3 हो गए। फिर बाकी कहाँ है, बाकी 3D में है, आपको दिखाई थोड़ी देंगे, 3D स्ट्रक्चर है। तो आपको कहाँ मिलेगा, एक ए से तो 4 हो जाएगा, एक और ऊपर मिलेगा 5 हो जाएगा, और एक ऐसे मिलेगा। तो टोटल हमको 6 टर्म ऐसे मिलते हैं जो आपके मेन एटम को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। एससीसी के केस में इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। बीसीसी के केस में 8 लोग सराउंड करते हैं तो 8 हो गई, और इसमें 12 हो गए। अब बात आती है, हटाओ, हमको तो एग्जाम के क्वेश्चंस क्या करने, सही करने। देखो ये चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है ना, ये टफ इसलिए लगता है लोगों को, है बड़ा आसान। इसके अंदर यदि आप सिर्फ टेबल्स को देखो तो बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाता है। और एग्जाम के क्वेश्चन यकीन मानो सबसे ज्यादा सही भी तुम इसी के करोगे। रीजन, क्योंकि इसके क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आते हैं जो आपने रटे हुए होते हैं, टेबल में पढ़े हुए होते हैं। ये जो टेबल में मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, 1 2 4 6 8 12, ये सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बीसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। अब इसके लिए तुम्हें लॉजिक नहीं लगाना, 8 होती है। एफसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है। अच्छा, एचसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। अच्छा, बीसीसी में परमाणु की संख्या, एटम नंबर ऑफ एटम कितने, 2 होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कितना भी चैप्टर कठिन लगे, ये वैल्यू आपको याद हो जाती है, और याद हो जाती है तो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो समन्वय संख्या कैसे याद रखोगे, ऐसे 6 2 8, ठीक है, और 8 4 12। तो ऐसा करो कि पहले 6 से 8 गए तो 2 को जोड़ा, फिर अब 8 से 12 जा रहे हैं तो 2 जोड़ चुके हैं, तो 2 का 2 गुना करके जोड़ो, 4 जोड़ो, पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा। इस तरीके से आप दिमाग में, जैसे 1 2 का फॉर्मेट दिमाग में बिठाया, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर को भी कैसे बिठा लो, 6, ठीक है, 6 2 8 और 8 4 12, यानी 6 में 2 जोड़ दिया पहले, फिर जो मिला हमको उसमें 4 जोड़ा, यानी जो पहले जोड़ा था उसका 2 गुना। इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर यदि नहीं होता तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, 6 8 12 ऐसे होता है, 6 8 12। क्लियर, चलिए। अब नेक्स्ट बात आती है पैकिंग कैपेसिटी। देखो मैं इसको प्रूव करूंगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं कि भैया को नहीं आता तो आपको सिर्फ ये टेबल रटाने के लिए बोल रहे, ये टेबल रटना ही है तुमको यदि एग्जाम के क्वेश्चन करना है। क्योंकि मैं कितना भी अच्छा समझा दूंगा, वहां पे आप डेरिवेशन करके कभी भी ऑब्जेक्टिव सोल्व नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं रहता। लेकिन फिर भी मैं एक बार एससीसी के सारे डेरिवेशन करके बताऊंगा कैसे, बीसीसी एफसीसी की नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब एससीसी को देखोगे तो समझ जाओगे कि आपके लिए टेबल ही आसान है, बाकी चीजें रहने दो। नेक्स्ट आता है पैकिंग कैपेसिटी। अब ये पैकिंग कैपेसिटी क्या है, देखो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करो। वैल्यू तो आप याद कर लोगे, लेकिन कोई पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, कि जो नियरेस्ट एटम जो आपको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं या सराउंड कर रहे हैं, उसको कहते हैं पैकिंग कैपेसिटी। क्या है, तो पैकिंग कैपेसिटी को हिंदी में कहा जाता है, पैकिंग कैपेसिटी इसको हिंदी में कहा जाता है संकुल क्षमता। क्या कहते हैं, संकुल क्षमता। तो ये संकुल क्षमता क्या है, आओ देखते हैं। फिर से डायग्राम के बिना तो हम कुछ देख ही नहीं पाते, तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, संकुल क्षमता देखो, हमने ये बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं लाइन से ऐसे, ठीक है, निश्चित क्रम में रेगुलरली अरेंज होते हैं ऐसे, रेगुलरली, ठीक है, इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से अरेंज होंगे। कोई भी हो, चाहे एससीसी हो चाहे बीसीसी हो चाहे एफसीसी, सभी के अंदर एटम्स अरेंज होते हैं ऐसे। अब तो ये संकुल क्षमता क्या है, देखो किसी भी एटम के अंदर आप देख रहे हो कि ये एटम था, ये तो ये पूरा ऐसे एटम होंगे, पूरा फिल है, ये कवर है, इस तरीके से ये पूरा फिल है, इस तरीके से ये पूरा फिल होगा मतलब एटम है ना, तो सॉलिड है वो तो, जो आपको व्हाइट दिख रहा है ऐसा थोड़ी होता, तो भरा हुआ पूरा एटम होता है, सॉलिड होता है। ठीक है,
इस तरीके से हम ऐसे पूरा सॉलिड बना देते हैं। ठीक है, अब देखो संकुल क्षमता किसको कहते हैं कि किसी भी जो ठोस को बनाने में, मान लो ये ठोस बना रहे थे हम, ये पूरा ठोस बना रहे थे मिला के, किसी भी ठोस को बनाने में कितना भरा हुआ स्पेस है। तो ये सब भरा हुआ स्पेस है, ये सब भरा हुआ स्पेस है, जितने गोले बनाए सब अंदर से भरे हुए हैं, ऐसे याद रखो। लेकिन लेकिन वापस से देखो, लेकिन क्या, जब तुम गोले बना रहे थे तो ये देखो बीच में कुछ खाली जगह दिख रही है, ये जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। भाई जब भी आप किसी एटम्स को बनाओगे तो ये खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह दिख रही, ठीक है, ये खाली जगह दिख रही। यानी जब आप ऐसे गोले बना रहे थे, ठीक है, तो जब गोले आपस में जुड़ते थे तो बीच में एक खाली जगह भी मिलती थी ये। तो ये जो खाली जगह है इसको हम बोलते थे रिक्त स्थान, इम्प्टी स्पेस। हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्त स्थान। क्या कहते हैं, रिक्त स्थान। और जहां खाली स्पेस नहीं है, जो भरा हुआ, ये जो भरे हुए हैं, इसको बोलते थे पैकिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते थे, पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन, या इसी को क्या कहते थे, इसी को कहते थे संकुल क्षमता हिंदी में। संकुल, संकुल मतलब फील्ड। संकुल का मतलब क्या है, जो पैक है, जो फील्ड है। तो पैकिंग एरिया कौन से होते थे, ये गोले वाले। और गोले के जो बाहर खाली एरिया दिखते हैं, गोले के बाहर जो खाली एरिया आपको दिखेंगे वो क्या होंगे, खाली स्थान। तो किसी भी क्रिस्टल को कितने एटम ने पैक किया है और कितनी खाली जगह है, तो खाली जगह को भी नापना जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है कि एससीसी में कितनी खाली जगह है और एफसीसी में कितनी, बीसीसी में कितनी। उसी तरीके से ये भी पूछा जाता है कि संकुल क्षमता क्या है, पैकिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन एक पैकिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो पैकिंग कैपेसिटी मतलब कितना पैक्ड है, कितना भरा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं संकुल क्षमता। तो एससीसी की बात करोगे तो कितना फील्ड आपको मिलता है, 52.4%। परसेंट में दिखा रहा हूँ, तो कितना फील्ड भरा होगा, 52.4%। इसी तरीके से बीसीसी की बात करोगे तो बीसीसी, अब ध्यान रखना कभी भी, इसीलिए मैंने बोला है कि सबसे पहले आप टेबल जब भी बनाओगे ना तो दिमाग में याद रखना एससीसी फर्स्ट आएगा ऊपर, फिर बीसीसी उसके नीचे, फिर एफसीसी उसके नीचे। क्यों, क्योंकि इसमें आसान है याद करना। देखो चीजें बढ़ती हैं, जैसे आपने 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, फिर 4 पढ़ा, 6 पढ़ा, 8 पढ़ा, 12 पढ़ा, इस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, तो इससे याद रहेगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब देखो पैकिंग कैपेसिटी देख लो, संकुल क्षमता पहले 52.4% थी, फिर जब आगे बढ़े तो ये कितनी हो गई, 68% हो गई, और आगे बढ़े तो 74% हो गई। तो ये पूछा जाता है कि सबसे अच्छी पैकिंग किसके अंदर है, एफसीसी के अंदर है। क्यों, जब जनरली क्या होता है, जब आप कपड़े फिल करते हो, आप कहीं पैकिंग करते हो कहीं जाने के लिए, तो आप जब अपने बैग में कपड़े रखते हो तो आप कैसे कोशिश करते हो कि ऐसे उठा के फेंक दे बैग में कपड़े और चेन लगा के चल दें, ऐसा तो नहीं करते। आप क्या करते हो, या फिर कभी कभी देखा होगा आप जब कहीं जाते हो तो पैकिंग करने के लिए क्या सारे कपड़े एक साथ भर के चेन लगा देते हो, फिर आपके कुछ कपड़े नहीं आते, उसके अंदर जगह नहीं बचती, तो फिर मम्मी से आप बोलते हो, मम्मी क्या करती है, सारे कपड़े बाहर निकालती है, फिर एक एक करके अच्छे से जमाती है। क्यों, अच्छे से जमाने पे जो तुमने ऐसे ही भर दिया था तो बैग के अंदर जो खाली स्पेसेस बच गए थे साइड में, वो मम्मी ने क्या किया, अच्छे से कपड़ों को रखकर उस स्पेस को फिल कर दिया। जब फिल कर दिया तो खाली स्पेस नहीं बचे, तो आपको जो एरिया मिला कपड़े रखने के लिए क्या होगा, ज्यादा मिला। तो वही चीज है, एफसीसी के अंदर इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि पैकिंग ज्यादा होती है, बीसीसी में थोड़ी कम पैकिंग होती है एफसीसी के मुकाबले, और एससीसी में क्या हो, एटम थोड़े से ज्यादा दूर दूर होते हैं तो खाली जगह ज्यादा मिलती है। आइए वापस से एक बार जल्दी से देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो एक एससीसी में एटम इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से एससीसी में अरेंज है। ठीक है, तो जब ये अरेंज होंगे तो इनके बीच में जो खाली स्पेसेस हैं, ठीक है, ये खाली स्पेसेस ये है, बीच में ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस। तो इनके अंदर जो खाली स्पेस है वो ज्यादा होता है, खाली स्थान ज्यादा होता है। और जो संकुल क्षमता ये वाला है, ये पूरा एरिया फील्ड होते हैं, तो ये क्या होती है, कम, किसके मुकाबले, दूसरों के मुकाबले। इसलिए संकुल क्षमता देखो यहाँ पे, यानी जितना फील्ड वाला एरिया है वो 52 है। फिर यदि हम इसी तरीके से बात करें बीसीसी में, तो फील्ड एरिया उससे ज्यादा है, एफसीसी में सबसे ज्यादा है। बस इसको याद कर लो, बस पैकिंग कैपेसिटी याद करना है बस। एम्प्टी स्पेस आपको नहीं पता,
ये तो आप खाली रिक्त स्थान नहीं बता सकते आप। रिक्त स्थान बिल्कुल बता सकते हो। इसको याद ही नहीं करना, इसलिए तो मैं याद करा रहा हूँ कि कुछ ही चीजें याद करनी है, उसके बाद आपको उसका जब एक चीज याद होगी दूसरी आपसे खुद बनने लगी। कैसे, देखो, जो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 52.4% है, तो खाली स्थान कितना होगा अभी दिखा के आया डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे। उसके अलावा ये पैकिंग के अलावा जो एरिया बचता है उसको तो हम खाली स्पेस कहते हैं ना। तो पैकिंग एरिया यदि 52.4 है, तो खाली एरिया इस पे 100 में से माइनस करो, टोटल कितने परसेंट पैकिंग हो सकती है, 100% पैकिंग कर सकते हैं आप। हाँ गुड। तो कितना आएगा, 47.6। वेरी गुड। तो इसलिए मैं टेबल याद करा रहा हूँ, क्योंकि जब इसकी कैलकुलेशन करने जाओगे ना आप कि कैसे हुआ, तो आप वेरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज आओगे, फिर अल्टीमेटली आपको टेबल पे आना पड़ेगा। इसलिए मैं टेबल पहले समझा रहा हूँ, इसलिए टेबल पहले समझा रहा हूँ, ताकि क्यों, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें ये पूरा अच्छे से डिटेल में समझाने पहुंचूंगा डेरिवेशन कर करके, तब तक आपका दिमाग ऐसा भन्न हो जाएगा कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी फिर। इसलिए पहले टेबल समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन यही टेबल से डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद बीसीसी की बात करें तो कितना खाली स्थान मिलेगा, कितना मिलेगा, 32। कितने परसेंट मिलेगा, 32%। तो याद ही नहीं करना, आपको 68 पता है तो आप बता सकते हो कि हाँ दूसरा जो हमको मिलने वाला है वो 32% मिलेगा। इसी तरीके से एफसीसी में कितना मिलेगा हमको, 26। कितना मिलेगा, 26%। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब देखो हमने एक टेबल पढ़ी तो दूसरी अपने आप बन गई। और यूनिट नंबर के बारे में 1 2 4 तो हमें पहले से आता है। कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, और वो बार बार जब करोगे तो अब खुद ही दिमाग में ऐसे ही छप जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम। यानी हम जब जो बात कर रहे थे अभी कोऑर्डिनेशन नंबर में कि भाई नियरेस्ट नेबरिंग एटम, नियरेस्ट नेबरिंग एटम को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम, यानी जो नेबरिंग एटम आपस में हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी। यानी ये यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पर हो, आपका जो नेबरिंग एटम में बता रहा था एक ऐसा है, एक नीचे है, एक इधर है, तीन दिखते थे, तीन नहीं दिखते थे, कैसे, वो थोड़ा सा दूर बनाता, वो नहीं 3D में थे, वो नहीं दिखते थे आपको, ऐसे टोटल 6 बताया था। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका एटम था उससे जो सराउंडिंग एटम है, यानी जो आपको समन्वय संख्या वाला एटम है, उसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो कितनी दूरी, डिस्टेंस कितनी है, आओ मैं दिखाता हूँ। अब एक अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ। देखो, ये बना रहा हूँ मैं एक क्यूब। ठीक है, ये क्यूब बना रहा हूँ मैं। इस क्यूब में आपको मैं एटम्स दिखाता हूँ, उनके बीच की डिस्टेंस वगैरह कितनी है। देखो, ये एससीसी बना रहा हूँ। ठीक है, तो एससीसी मैंने बताया एक एटम यहाँ पर भी होगा, इस तरीके से बड़े होते हैं, वो छोटे नहीं होते। छोटे इसलिए बनाया जाता है ताकि वो आपस में टच ना करें, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। लेकिन अब तो हम टच करने की ही बात कर रहे हैं। तो ये एक एटम यहाँ पर होगा, मतलब जनरली अपन ऐसे ऐसे बना देते थे, बट ऐसे नहीं, वो थोड़े से बड़े होते, एक दूसरे को टच करते हैं इस तरीके से। तो हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, उसका डिस्टेंस। आओ देखते हैं डिस्टेंस। ठीक है, देखो, किसी भी, ये स्पेयर है, आप तो इतना समझ पा रहे होगे कि हाँ ये गोला है, गोला को हम स्पेयर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गोला कहते हैं। भले पॉइंट है, लेकिन पॉइंट तो एक स्पेयर है। और स्पेयर का यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, और यहाँ एक स्पेयर की ये क्या हो जाएगी, रेडियस, जिसको हम आर कहेंगे। इसी तरीके से ये भी एक स्पेयर का यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। ठीक है भाई, ये तो आप समझ पा रहे हो ना कि एक स्फीयर बनाते हो आप, तो यहाँ पे केंद्र से लेके उसकी परिधि तक की दूरी, सेंटर से लेके उसका जो पेरीफेरी है उसकी दूरी आर होती है। इतना तो आपको पता होगा, मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास दो स्पेयर है यहाँ पे, तो नियरेस्ट इनकी डिस्टेंस बता रहा हूँ। नियरेस्ट मतलब ये बता देना कि एक एटम यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर होगा, तो इसकी बीच की दूरी वही होगी, ये बड़ा होगा ये भी बड़ा होगा, आपस में टच कर रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ। तो एक को लेके मैं समझ रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। मुझे तो डिस्टेंस बताना है ना, नियरेस्ट की कितनी डिस्टेंस है, तो एक से लेके बता दो, ये आर हो गई, ये भी आर हो गई। और ये तुम्हें पता है, किसी भी, जो ये ग्रीन से मैंने एक बड़ी डंडी बनाई है, लाइन देना है ये पूरा, तुम्हें पता एक एटम को लेके दूसरे एटम तक की जो दूरी होती है, यानी जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे ही ये होते हैं। तो जो कॉर्नर है इसको हम क्या कहते हैं, घन की भुजा है ना ये तो।
एज, इसी को क्या कहा जाता है, एज कहा जाता है, यही एज है। तो एक्चुअली एज ही डिस्टेंस है, एज एज क्या है, डिस्टेंस है। और एज की लंबाई कितनी होती है, ये फिक्स है भाई, ए होती है, कितनी होती है, ए। तो ए बराबर से, पूरा तो ए है, लेकिन यदि आर के सापेक्ष बात करो तो आधा आर ये है, आधा आर ये है, तो टोटल कितने आर हो गए, 2 आर। तो ए बराबर से क्या मिलेगा आपको, 2 आर। तो आपको डिस्टेंस ए मिली है, ए का मतलब 2 आर भी हम लिख सकते हैं, इतना मैं समझा रहा हूँ। आओ देखो ये क्यों बता रहा हूँ, देखो। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितनी है, ए है, कितनी है, ए। ए क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने देखा था कि वापस से जल्दी से बनाता हूँ, क्योंकि जब डायग्राम बहुत सारे किच पिच हो जाते हैं ना, तो दिक्कत होती है समझ में। ये देखो, एक एटम यहाँ बनाया था, एक एटम यहाँ बनाया था, तो इसकी यहाँ से लेके डिस्टेंस, इसकी यहाँ तक लेके डिस्टेंस कितनी है, ए है। क्यों ए है, क्योंकि किसी भी घन की जो भुजा होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, इतना पता होगा, ठीक है। हाँ, बट ए को मैं 2 आर भी लिख सकता हूँ, ये समझा रहा हूँ। ए का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 आर, यानी कुल मिला के ए क्या है, डिस्टेंस ये ना, तो मैं डी बराबर से 2 आर लिख सकता हूँ, बस इतना आप समझो। भाई हम ये डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं ना, दूरी काउंट कर रहे हैं ना, तो दूरी हमको कितनी मिली, ए, ठीक है, दूरी क्या मिली है, ए। तो हम दूरी को एक से डिनोट कर सकते हैं या डी से डिनोट कर सकते हैं, तो डी बराबर से 2 आर या ए बराबर से 2 आर। यानी साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि जो रेडियस है, दिमाग लो कभी पूछ ली जाए कि रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस बराबर से a/2 हो सकता है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, वापस से एक बार वापस से करते हैं, ठीक है। देखो, ये समझ गए, पूरी टेबल समझ जाओगे। देखो, ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर ऐसे करके कितने होते हैं, 8 होंगे, ठीक है। इस सीसी की बात करूं अभी, इसलिए बोल रहा हूँ 8 है। देखो, अब मैं ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बता दो मुझे समीपस्थ परमाणुओं के बीच की, समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी क्या है, यानी जो नेबरिंग एटम है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम है, उनके परमाणु की डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। तो उस दूरी को यदि हम देखें, डायरेक्ट हमें दिखती है वो, तो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें देखना है, क्योंकि तुम्हें पता है एक एटम यहाँ पर ऐसा होता है और एक एटम यहाँ पर ऐसा होता है, जो आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, जो नेबरिंग एटम है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है, ए होती है। क्यों, क्योंकि आपको याद रखना, घन की भुजा की लंबाई, ठीक है, एड्ज ऑफ लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ एड्ज, यानी क्यूब की जो लेंथ होती है एड्ज की, वो कितनी होती है, ए होती है। यानी घन की भुजा की लंबाई कितनी होती है, ए होती है। बट इतना आपको समझ में आएगा कि हाँ ए होती है, क्योंकि ये फिक्स है। लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी भी मदद की जरूरत है। इसलिए किसी भी स्फीयर के अंदर सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी आर कहलाती है। तो यहाँ पे ये सेंटर ही तो हुआ, ये सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी आर होगी। इसी तरीके से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी आर होगी। तो जब पूरा ए है, तो ए बराबर से आधा आधा आर, तो कितनी आर हो जाएंगे, 2 आर हो जाएंगे। तो कल यदि कोई तुमसे पूछे कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस तो ए आई थी, और ए की जगह हम 2 आर भी लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन डिस्टेंस पूछे तुम ए लिखना सीधे। बट कल मैं ऐसा कहता हूँ, अरे मुझे रेडियस बता दो कितनी है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, 2 को नीचे भेज दोगे, तो a/2। बस इतना इसीलिए समझा रहा हूँ मैं कि डिस्टेंस तो ए है, बट रेडियस पूछा जाए तो आर बराबर से a/2। क्योंकि पूरा ए है तो आधा, एक आर की बात होगी ना रेडियस में, पूरा आर 2 आर की बात थोड़ी होगी, आर की बात होगी ना रेडियस में। तो आर कितना होगा, यदि पूरा ए है तो आधा क्या होगा, a/2। भाई यदि पूरा ए दिखा रहे हम तुम यहाँ से यहाँ तक, तो इतना जो है आधा, ये एरिया जो है आधा, वो क्या होगा, a/2 ही होगा। डायरेक्ट दिमाग कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्लियर है, चलो। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या, इतना जो मैं अभी बता रहा हूँ कि ए और आर में क्या रिलेशन है, कोई भी बता दो एक बार। समझ में आ गया ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, पक्का। चलो, तो हमने देखा कि जो एससीसी के अंदर हमने सिर्फ ये देखा कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, वो हमको कितनी मिली, ए मिली, कितनी मिली, ए। क्यों ए मिली, क्योंकि हमने बताया था कि इस तरीके, मैंने डायग्राम में भी घन दिखाया था कि वहां से इतने से ऐसे लेके पूरी दूरी ए, क्योंकि ए उसकी लेंथ होती है। चलो, अच्छा, तो फिर इसकी एटॉमिक रेडियस, अब इसीलिए मैं इसमें भी एक टेबल याद होगी ना, दूसरी आप खुद में खुद याद कर लोगे, इसलिए तो मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा था। कैसे, देखो, एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या,
परमाणु त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगी a/2। देखो वापस से आ जाओ, ये देखो आर कितनी थी a/2। क्यों थी? क्योंकि जब पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता था, अब वहां पे खराब हो गया, यहाँ पे भी समझ सकते हैं पूरा हमेशा, ये भी ए है बेटा, ये भी ए है, जितनी भी इसकी भुजाएं होती है ना सारी ए ही होती हैं, ये भी ए है, तो पूरा ए है, तो त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या तो आधी होगी ना, तो आधी क्या हो जाएगी a/2। तो इसलिए मैं समझा रहा था कि जो ए है वो 2r होता है, ये क्या होता है 2r होता है। तो कल जाके तुम यदि r पता करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा a/2। तो जब एक टेबल आपको याद हो गई तो दूसरी क्या होगी आपको याद हो जाएगी। तो यदि आपको ये a है तो ये क्या होगा a/2, यानी जितना आपको डिस्टेंस मिलने वाला है उसका आधा कर दो तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। यहाँ से आपको यही तो सीख मिली। a/2 का मतलब क्या हुआ कि जितनी डिस्टेंस है उसके यदि आप आधा कर देते हो तो आपको त्रिज्या मिल जाती है। बीसीसी में आओ, जो बीसीसी की जो डिस्टेंस है, बीसीसी की डिस्टेंस कितनी होती है √3a/2। अब याद करना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, डेरिवेशन से आती है, बट वो डेरिवेशन करने जाओगे दिक्कत होगी, इसलिए याद करना कितनी होती है √3a/2। तो इसकी रेडियस इसका आधा होगा, यही पढ़ा आपने, आओ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है देखो, तो हमने रिलेशन पढ़ा था a/2r, इस बार a यानी लेंथ कितनी है √3a/2 है। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो r पता करना है, तो r कहाँ चला जाएगा नीचे, नीचे चला जाएगा, तो r इससे इंटू हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा √3/4। भाई r जब नीचे भेजोगे तो उसका इंटू हो जाएगा ना नीचे वाले दो के साथ, तो कितना मिल जाएगा √3/4। तो हमें यहाँ मिल जाएगा क्या √3/4। तो ये भी याद हो गया। इसी तरीके से यदि एफसीसी की बात करूं तो एफसीसी की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, एफसीसी की डिस्टेंस कितनी होती है अंडर रूट, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको हटा रहे हैं। इसकी डिस्टेंस एफसीसी में यदि हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी होती है, वो डिस्टेंस होती है a/√2। कितनी होती है a/√2। तो आ जाओ फिर काउंट कर लेते हैं केस कितना मिलेगा हमें। तो इस बार a की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा a/√2 बराबर से 2r। यदि आर आर निकालने जाओगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो a/√2 और 2 नीचे आ गए इंटू में बराबर से r। तो आपको जो रेडियस मिल गई वो क्या मिली a/2√2। क्या मिल गई a/2√2। इस तरीके से देखो हमने पूरी टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब आपको यही टेबल याद रखनी दिमाग में, बस इतनी टेबल याद रखनी है। तो अब कैसे दिमाग में रखोगे वो मैं समझाता हूँ। इस टेबल को याद कैसे रखना है वो देखो। देखो पहला पॉइंट, पहले टेबल के अंदर आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। ये टेबल आपको पहले से याद है 1 2 का 4, 1 2 और 4 होते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद ही हो गई होगी 6 8 12। ठीक है, एससीसी में 6, बीसीसी में 8 और ये 12। कैपेसिटी आपको याद हो गई होगी 52.4 68 74। जब कैपेसिटी याद हो गई तो एम्प्टी स्पेस आपको पहले से याद है, इसको याद नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है क्या कैपेसिटी। फिर आपको डिस्टेंस याद करना है और त्रिज्या याद नहीं करनी। डिस्टेंस आपको ऐसे याद रख लो, एक का क्या आया ए, दूसरे का √3a/2 और तीसरे का a/√2। अब इसका आधा करके ये आ जाएगा, इसको भी याद नहीं करना। रेडियस आपको याद नहीं करनी है, रेडियस तो आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि डिस्टेंस बराबर से क्या होता है 2r, यानी कि a बराबर से 2r होता है। अब a इसमें क्या होता था सिंपल ए भुजा होती थी, बट यहाँ पर सिंपल ए भुजा नहीं होती, क्योंकि इसके बीच में भी एटम आ जाते हैं, इसके फलक पे भी एटम आ जाते हैं, इसलिए जो समीपस्थ दूरी होती है ना वो होती है कम, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कितनी आती है वो कैलकुलेशन से आती है, वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। √3/2 होती है, इसके बाद a/√2 होती है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करो, दिमाग लगाओ, जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 इंटू में चला जाएगा और 4 बन जाएगा यहाँ, और इसमें 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप रेडियस को भी याद कर सकते हो। अब चलो मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं भैया को नहीं आता, भैया इसलिए तुम्हारे लिए आसान कर रहे हैं। ठीक है चलो, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एक एक कैसे आया, 6 कैसे आया, 52.4 कैसे आया, 47.6 कैसे आया, इसकी डिस्टेंस a क्यों आई, इसकी एटॉमिक रेडियस a/2 क्यों आई, एक का समझाऊंगा।
बीसीसी एफसीसी का बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, मतलब समझाने का मतलब ये है कि ये काउंट कर सकते हो बट थोड़ा मुश्किल है, इसलिए टेबल को याद रखना है। और मैं भी इस टेबल को याद रखा था एग्जाम टाइम, और अभी भी टेबल को ही मैं याद रखता हूँ, बाकी कुछ याद नहीं करता। ठीक है चल, तो इन सबको हटा कर मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार थोड़ा सा टफ है। और एससीसी तो ऐसे भी आसान है, जो मैं डेरिवेशन कर भी रहा हूँ ना, एससीसी में क्यों कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि वो और आसान है। यदि मैं बीसीसी एफसीसी का करने जाऊंगा तब तो इतना कठिन हो जाएगा कि आपको डेरिवेशन ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए उस पे फोकस मत करो, टेबल जो बताई है उस पे फोकस करो। यदि टेबल तुमको याद हो गई, छप गई दिमाग में, तो समझ लो आप बोर्ड एग्जाम में चाहो तो आप जाके क्वेश्चन देख लो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे टेबल से। कैसे करना है, क्यों करा, वो कुछ नहीं पूछा जाएगा। कि बड़े से बड़े एग्जाम में, नीट में हो, जी हो, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम हो, कहीं भी कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है चलो, तो अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपकी मन की तसल्ली के लिए, कि भैया सिर्फ रटा नहीं रहे हैं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। ठीक है चल, तो हम देख रहे हैं एनालिसिस। तो पहला हमने देखा था एससीसी का एनालिसिस, कर रहा हूं मैं एससीसी के बारे में। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला हम इसके अंदर जो फर्स्ट चीज देखते हैं वो देखते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एससीसी के लिए कितना होता है, एक। अब ये तो नहीं समझाना पड़ेगा कैसे एक आया, हम बताते हैं कि किसी की घन में, किसी भी घन के अंदर कितने कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर, एक पॉइंट, तो इसका मतलब कितने एटम, 8, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हर पॉइंट पे एक एक एटम। बट एक पॉइंट की बात करें तो 8 के साथ शेयरिंग थी। जब 8 के साथ तुम शेयरिंग कर रहे हो तो तुमको मिले कि कितना, 1/8। तो टोटल 8 पॉइंट थे, तो हमारे पास एक आ जाता था। इस तरीके से पहला है एटॉमिक नंबर, ये तो सबके अंदर आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है, जो सेकंड पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसको भी आपको कैसे समझना है, मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि एक क्यूब के अंदर जब आप किसी एक पॉइंट को मार्क करते हो, और फिर आप देखते हो कि उसको कितने पॉइंट को, मान लो ये पॉइंट था, और आप देखते हो कि उसको कितने पॉइंट कवर कर रहे हैं, कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि सबसे पास वाले जो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं उसी को हम क्या कहते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जो जो सबसे पास होता था। तो ये कितने होते हैं, इसके 3 होते हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। ये जो ये है, ये नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस ही देख लो ना, डायरेक्ट दिख रही है। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट, कोई बीच में पॉइंट नहीं है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से, तो फिर बाकी कहाँ है, तो थ्री डी में, थ्री डी में कहाँ, एक इधर, एक इधर, और एक इधर, थ्री डी में है, आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगे यहाँ से। तो टोटल कितने होते थे, 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितनी मिल जाती थी, 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, क्योंकि ये 6 एटम से क्या करता है, सराउंड करता है। ठीक है चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अभी मैंने तुम्हें डायरेक्ट दिखा दिया था, अब थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं। ए और आर, ए क्या होती है, ए होती है एड्ज लेंथ, एड्ज लेंथ ऑफ क्यूब। हिंदी में क्या कहते हैं, घन के कोर की लंबाई। सबको इतना पता हो कि घन का कोर क्या होता है, ये जो साइड में है, ये इसको कोर कहते हैं, ये कोर है, ये कोर है, सारे कोर है। तो कोर की लंबाई, और आर क्या होता है, उसकी रेडियस। आर क्या है, रेडियस, किसकी रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। किसकी रेडियस है, एटम की। तो इनका क्या संबंध है, इसी में देख के बता सकते हो, कि ये पूरा जो होता था इसको हम ए कहते थे। ठीक है, तो ए बराबर से कितने आर होते थे, 2 आर। एक आधा आर यहाँ पर, आधा आर यहाँ पे, क्योंकि 2 स्पेयर है ना, तो एक स्पेयर का आधा इतना आर होता था। जैसे यहाँ पे देखो, इस तरीके से था ये, इसी को जूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये था और ये था। तो यहाँ तक जो था आर, और ये भी क्या होता था, आर। और ये टोटल कितना होता था, ए। तो ए बराबर से 2 आर, ए बराबर से क्या मिलता था, 2 आर, ये रिलेशन है। और कल जाके कभी मैं आर पूछूं, तो आर बराबर से क्या मिलता था हमको, R/2। क्या, सॉरी, आर बराबर से क्या मिलता था, A/2।
तो ये क्या थी तुम्हारी रेडियस, यही तो रेडियस है। और a/2r क्या था, ये डिस्टेंस था जो मैं टेबल में बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस कितना होता था a, उसी को 2r भी लिख सकते हो, बट मैं a लिख रहा था क्योंकि 2r लिखोगे और रेडियस को भी a/2 लिखोगे तो दिक्कत है, इसलिए हम सीधे डिस्टेंस को a लिखते थे और रेडियस को क्या लिखते थे, a/2। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, सॉरी फोर्थ पॉइंट, वो होता है संकुल क्षमता निकालते थे। तो संकुल क्षमता कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे मेन वही है, संकुल क्षमता में ही थोड़ी सी न्यूमेरिकल चीजें आती हैं, बाकी टेबल में जो चीजें हैं वो इजीली आप याद कर पाते हो। देखो संकुल क्षमता कैसे निकाली जाती है वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है चल, ठीक है। देखो अब मैं निकाल रहा हूँ संकुल क्षमता यानी कि पैकिंग कैपेसिटी। संकुल क्षमता यानी कि पैकिंग कैपेसिटी। तो पैकिंग कैपेसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का नाम होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन वन एटम। वन एटम मतलब एक जो एक आपका परमाणु है उसका वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ एटम यानी कितने परमाणु हैं आपके पास, और फिर आपको नंबर सॉरी वॉल्यूम ऑफ एक एटम यानी एक एटम का वॉल्यूम लेना है और उसको डिवाइड करना है किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसके साथ डिवाइड करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे वही चीज है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है और इसमें थोड़ी सी बायो वालों को दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, आता है, बट थोड़ा बहुत उनको दिक्कत होती है यदि उन्होंने अच्छे से फिजिक्स का पोर्शन नहीं किया होता है। देखो तो नंबर ऑफ एटम यदि एक किसके निकाल रहे थे, हम एससीसी के लिए निकाल रहे ना, तो एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एक होता है, आपको पता है, दिखा के आया हूं। अच्छा फिर आता है वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अच्छा जो वन एटम का वॉल्यूम कैसे पता करोगे, या कहीं दिया नहीं रहेगा, आपको पता है, क्यों पता है, अच्छा एटम की जो हम बात यहाँ कर रहे हैं वो एटम कैसा है, स्पेरिकल है ना, तभी तो बात गोलाकार है, और गोलाकार यानी स्पेयर, और स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, यही होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा 10th में। ठीक है कि एक स्पेयर है, स्पेयर का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, इसीलिए बोला डेरिवेशन थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूले वगैरह भी चाहिए। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हमारी क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, क्यूब होती है, ये यूनिट सेल है। तो इसका यदि आप वॉल्यूम निकालोगे तो यूनिट सेल क्या है, घन है, और घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। सब आपको पहले से पता है, बस मान रखना है। भाई यूनिट सेल क्या है, क्यूब है ना, और क्यूब का आयतन वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और सब इसकी क्या होती है घन के अंदर। ये मान लो ये लंबाई है तो ये भी ये है, इसकी मान लो ब्रेथ ये है तो भी ये है, चौड़ाई इसकी बात करो तो ये चौड़ाई है तो मान लो ये भी है, तो सब ये तो ए का क्यूब हो जाता है। और इसे भी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको आना ही चाहिए क्योंकि फॉर्मूला है। ठीक है तो ये कितना होता है, ए क्यूब। ठीक है अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब सोल्व कर रहे हैं। तो ए क्यूब कितना है, अब ए बराबर से 2r है, पहले दिखा चुका हूं मैं, आप यहाँ आ जाओ कहीं, ये देखो ए बराबर से 2r होता है, बोल मत देना कि नहीं पता। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता था यदि ये पूरा ए है, ये पूरा ए है तो इसका आधा आर और आर होता है, तो ए बराबर से 2r, तो 2r लगा दो, 2r का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए का क्यूब 2r का क्यूब। आगे जब इसको सोल्व करोगे, ये जो आपके पास पूरा डेरिवेशन आ गया, जब इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.524, कितना आपको मिलेगा, ये वैल्यू आएगी, ये आंसर आएगा। बट हमें पैकिंग कैपेसिटी निकालनी है और परसेंट में निकालनी है, तो परसेंट में जब निकालोगे तो इंटू क्या करोगे, 100, तो 0.52 सॉरी 4 इंटू क्या करोगे, 100, परसेंट निकालना ना, तो 100 से इंटू करोगे तो कितना मिल जाएगा, 52.4%। आओ ये देखो 52.4 मिल गया। तो आप आज के देखो, मैंने कुछ गलत थोड़ी पढ़ाया था, 52.4 होता है। अब इतना डेरिवेशन करके याद करो, याद तब भी करना है ना, तो इतना डेरिवेशन करके याद करो या डायरेक्ट याद कर लो, 52.4% होता है। क्योंकि डेरिवेशन याद करने के लिए आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, आयतन क्या होता है उसका फॉर्मूला याद करना है, ऐसी क्षमता निकालने का फॉर्मूला याद करना है, स्पेयर का फॉर्मूला याद करना है, साथ में इमेजिन भी करना है कि वो कहाँ पर है, ये कितना है, आर कितना है, ये सारे याद करने पड़ेंगे।
इससे अच्छा तो यही है भैया कि हम क्या याद कर लें, ये टेबल। तो एम्प्टी स्पेस कितना मिलेगा, जब संकुल क्षमता उतनी है तो एम्प्टी स्पेस इतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो संकुल क्षमता आपने निकाल ली है 52.4%। अब इसी की यदि एम्प्टी स्पेस निकालोगे तो 100 में करोगे, 100 माइनस क्या हो जाएगा 52.4, तो आपको मिल जाएगा 47.6। ये मिल जाएगा परसेंट में। ठीक है। इसके बाद क्या बोलेगा कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो यही बता दी ना, ये तो थी एज ऑफ लेंथ, लेंथ ही तो डिस्टेंस होती है जो कितनी है ए। और बोलेगा रेडियस, तो रेडियस कितनी होती, 2r, तो 2r में से r रेडियस निकालने ना, तो 2 को नीचे भेज दो तो क्या मिल जाएगा a/2। तो ये तो यही से रिलेशन बिटवीन ए एंड आर से मिल गया था हमें। तो कुल मिला के हमें एससीसी का पूरा मैंने बता भी दिया कि कहाँ से क्या आया, 1 6 52.4 47.6 ए और a/2। इसी तरीके से बीसीसी एफसीसी का भी आता है। अब मैं वो नहीं समझाऊंगा, मैंने इसलिए बता दिया कि हाँ, ऐसा नहीं कि भैया को नहीं आता, बट मुझे पता है आपको भी आ जाएगा वो, बट ये बता है कि बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और उतना करने के बाद भी अल्टीमेटली आप उतना सब निकालोगे तो भी एग्जाम में एक ही नंबर मिलेगा, एक ही क्वेश्चन सही करोगे। और हो सकता है कि डेरिवेशन करने पहुंच जाओ तो क्वेश्चन भी छूट जाए, क्योंकि वहां पे बहुत कम टाइम मिलता है एग्जाम के हॉल में। तो वहां पे क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू याद रखो ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस सीसी बीसीसी और एफसीसी का ये टेबल आपको याद रखनी है। मेन मुद्दा मेरा यही था आज की क्लास का, एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल आपको अच्छे से आ जाए कि कहाँ पर क्या होता है, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो, मुझे भी तो कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे पूरा याद है। आपको भी ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, आज हो जाएगा, आओ देखते हैं। अब मैं बिना उसके टेबल के एक टेबल बनाता हूँ और आप मुझे आंसर बताते जाएंगे कि कहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है। मैं गाइड करूंगा बस आपको। अब माइक को अनम्यूट कर करके जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, आपको तुरंत जवाब देना है, तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चल। तो आओ देखो, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पॉइंट डालना पड़ेगा, टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस इधर हम क्या लेंगे, टाइप ऑफ यूनिट सेल ले लेंगे। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, यानी परमाणुओं की संख्या पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हमको क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन। कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी कितनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमें क्या पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद, पैकिंग कैपेसिटी, तो पीसी लिख रहा हूँ, पैकिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए एम्प्टी स्पेस, तो ई एस लिख रहा हूँ कि खाली जगह कितनी है। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, ये टेबल आप दिमाग में छाप लो। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस, यानी समीपस्थ परमाणु, समीपस्थ एटम्स के बीच की लेंथ क्या है, डिस्टेंस। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस आर। इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो पहला है हमारा एससीसी, दूसरा है हमारा बीसीसी, और तीसरा क्या है, एफसीसी। ठीक है, चलो। अब आपको जवाब देना है तो माइक अनम्यूट कर सकते हो। जिसको इंटरेस्टेड है जवाब देने में, जिसको सिर्फ देखना है वो देखें, लेकिन जो देखेंगे सिर्फ उनको याद नहीं होगा कभी। ठीक है, चलो। एससीसी में नंबर ऑफ एटम बोलो जल्दी। एक। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम, दो। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम, चार। याद है, 1 2 का 4। चलो। कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी कितनी होती है, 6। बीसीसी की 8। एफसीसी की 12। तो आप याद रखोगे कि 6 2 8 और 8 4 12, पहले दो जोड़ा फिर क्या चार जोड़ा, ऐसे। फिर पैकिंग कैपेसिटी की बात करें तो कितनी होती है एससीसी की, 52.4। वेरी गुड। अच्छा, बीसीसी की पैकिंग कैपेसिटी 68%। वेरी गुड। एफसीसी की पैकिंग कैपेसिटी 74%। वेरी गुड। तो एम्प्टी स्पेस अब बता ही सकते हो कि 52.4 100 में से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 47.6%। अच्छा, इसका बीसीसी के अंदर एम्प्टी स्पेस कितना होगा, खाली जगह कितनी होगी, 32%। वेरी गुड। और एफसीसी में कितना होगा, 26%। वेरी गुड। तो यही डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, तुमको याद तो हो गया। अच्छा, डिस्टेंस की बात करें तो एससीसी की डिस्टेंस कितनी होती थी, ये होती थी। वेरी गुड।
यदि डिस्टेंस ए है तो रेडियस कितनी होगी इसकी? a/2। क्योंकि ध्यान रखना, डी और आर में फर्क होता है, डी बराबर से 2r है, तो आर बराबर से क्या होगा, d/, ठीक है अभी यहाँ पे तो, हाँ, तो आर बराबर से d/2। तो डी जब ए है तो आर कितनी होगी, a/2। ठीक है, आधी होगी, ऐसा समझो, जो डी पढ़ोगे उसका आधा आर करोगे। अच्छा, बीसीसी में कितना होता था, √3a/2। कितना होता था, √3a/2। तो जब इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, वही कि r बराबर से क्या होगा, d/2, तो √3a/2, और 2 भी नीचे ही रहेगा क्योंकि उसके नीचे एक 2 आएगा, ये 2 के नीचे ये 2 इंटू हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, √3a/4। ऐसा याद रखना। एफसीसी में कितना होता है, तो एफसीसी में होता है a/√2। तो जब इसका रेडियस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a/2√2। क्लियर है सबको? तो ये टेबल तुमने खुद ही बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई। तो देखो आपको याद हो गया, और ये टेबल याद हो गया ना, तो अब आपको क्वेश्चन शीट मिलेगी। अभी तक जितना पढ़ाया है उतना तुरंत पढ़ोगे आज, और आपको शाम तक मैं क्वेश्चन शीट दूंगा। उस क्वेश्चन शीट में क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चन शीट को या तो आप एक क्वेश्चन शीट में लिख के वहां पे मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करके देंगे, या तो व्हाट्सएप पे या तो ऐप के अंदर। उसमें क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको सोल्व करके देना है। सोल्व करके मतलब यही कि एससीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, बीसीसी की रेडियस क्या है, और या फिर पूछूंगा कॉर्नर में परमाणु संख्या, मतलब जितना भी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और आप उसको सोल्व करो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आज की क्लास यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का समझ में आ गया? क्वेश्चन सही कर लोगे एग्जाम में अब? ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप थोड़ा सा सोच के जवाब देना। क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बता दो, एफसीसी जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, उसमें फलक पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एफसीसी के फलक पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कितनी? 6। आओ देखते हैं 6 कहाँ से हो गई भाई। फेस, हाँ, फेस पे कितनी होती? ये देखो यहाँ पे फेस दिख रहा है आपको, फेस पे देखो, फेस पे 6 टोटल परमाणु, बट शेयरिंग 1/2 थी, तो हमें 3 मिल रहे थे। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करेगा। आप ये याद करके के चले गए कि एफसीसी में 4 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल में 1 होता है, बट वो कभी कभी यहाँ नहीं पूछेगा, वो पर्टिकुलर पूछेगा। इसलिए टेबल भी आप ध्यान रखो, नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे भी आपको याद होने चाहिए, सेंटर पे याद होने चाहिए, और फलक पे याद होने चाहिए। कल मैं पूछता हूँ बीसीसी के सेंटर पे कितनी है, तो सेंटर पे तो एक ही है ना भैया, 2 नहीं है, सेंटर पे एक ही है। इसी तरीके से मैंने फेस सेंटर्ड पे पूछा, मैंने पूछा फेस पे कितनी है, तो फेस पे 3 है, 4 नहीं है। 4 तो टोटल है, ठीक है, 4 तो टोटल है, बट यहाँ पे कितनी है, 3 है, इसको याद रखोगे। सिंपल में तो एक ही होती है, चाहे कॉर्नर पे पूछे चाहे टोटल पूछे, लेकिन बॉडी और एफसीसी में मैं ही कंफ्यूज करूंगा अभी क्वेश्चन देखे। इसलिए मैंने हिंट दे दिया है कि जरूरी नहीं, रटना भी नहीं है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, क्वेश्चन पूछा क्या है। आई बात समझ में? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके। तो फिर हम आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं। किसी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, और अभी कुछ डाउट है तो आप एक बार मुझे बता दो कि हाँ भैया हमको ये समझ में नहीं आया, या यहाँ पे ये दिक्कत है। तो या तो आप अभी क्लास करो फिजिक्स की, उसके बाद पूछ लेना, या तो जिसको डाउट हो तो अभी पूछ लेना, ठीक है। लेकिन आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चंस इस क्लास में तुमने देखे हैं जो टेबल में, मैक्सिमम क्वेश्चन यही है। चाहे तो आप कोई भी बुक उठा लो, उसके क्वेश्चन सोल्व करो, चाहे आप कहीं भी एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे, तो मतलब क्वेश्चन और जगह से भी हैं, बट पहली प्राथमिकता जो टीचर की, जो एग्जामिनर की होती है, वो यही क्वेश्चंस होती है जो वहां पे मैंने आज डिस्कस किए हैं। एक टेबल में सारी चीजें डिस्कस कर ली, बट उसको एक एक करके डिस्कस करने जाओगे तो कम से कम 3 से 4 क्लासेस का टॉपिक है वो। लेकिन हमने सिर्फ एक क्लास में उस टेबल को कर लिया ना, सब खत्म हो गया, समझ लो आधा चैप्टर खत्म होगा यहाँ पे। क्योंकि आधे चैप्टर में तो सिर्फ इतना ही है, अब जो बचा है वो आधा ही चैप्टर बचा है, जो इससे हम 2 से 3 क्लास में खत्म कर देंगे, 2 या 3 क्लास में खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट मतलब आने वाली क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।